प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले क्लास में आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर था उसके अंतर्गत कुछ प्रमुख अधिनियम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद से आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम, तो 2-3 अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो प्रमुख 2 अधिनियम या 3 अधिनियम बचते हैं उसके बारे में हमने बताया था पिछले क्लास में भी कि 1919 भारत शासन अधिनियम, 1935 और 1947 अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षाओं में उठाए जाते हैं। तो आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में हम लोग जानेंगे और इस भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अभी पिछले ही क्लास में हमने बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 और इस भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब इसी अधिनियम के तहत आपका राज्य सचिव का क्या किया गया था, एक नए पद राज्य सचिव का उदय किया गया था। तो इसी अधिनियम में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लॉर्ड मार्ले जो था ये राज्य सचिव था, भारत सचिव था, और मार्ले जो था वो वायसराय था। तो उसी तरीके से इस अधिनियम में भी मॉन्टेग्यू जो था ये भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड क्या था, ये भारत का वायसराय था। तो इन दोनों ने मिल करके किसका निर्माण कर दिया, भारत शासन अधिनियम 1919 का। इस कारण से चूंकि इन दोनों के योगदान से इस अधिनियम का निर्माण हुआ, इस कारण से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इस अधिनियम में प्रमुख कार्य क्या क्या हुए, तो इसमें जो पहला हुआ कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मतलब भारत में डायरेक्ट रूप से जनता को मत देने का या मतदान करने का अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया। उसके बाद से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जैसे कि 1909 में हमने बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुस्लिमों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था, और इस अधिनियम में 1909 में केवल मुस्लिमों को एक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत उस सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया गया, विस्तार किया गया। और उस विस्तार के अंतर्गत आपका सिख समुदाय, उसके बाद से ईसाई, आंग्ल भारतीय को भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया। तो इस तरीके से जो मार्ले मिंटो सुधार में केवल मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, इस अधिनियम के तहत और भी अल्पसंख्यक वर्गों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत जैसे कि टोटल जो बजट होता था वो एक ही में प्रस्तुत किया जाता था, और उस केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। अब ये द्विसदनात्मक व्यवस्था में कौन कौन सी है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था में काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा जो था वो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके से जो आपका था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का क्या किया गया, उदय किया गया। और इस उदय के अंतर्गत आपका दो सदन बनाए गए जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से अब आपका अगला अधिनियम कौन सा आ गया, भारत शासन अधिनियम 1935। और ये जो था एक तरीके से काफ़ी विस्तृत अधिनियम था, और इस विस्तृत अधिनियम के अंतर्गत आपका 321 धाराएं, 321 धाराएं, जैसे कि संविधान में आज के समय में धाराओं को आज के समय में अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, एक विस्तृत अधिनियम के रूप में भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। 10
अनुसूचियां। तो इस तरीके से यह एक विस्तृत अधिनियम है। जैसे कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत, तो उस भारतीय संविधान के स्रोत में अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग चीज़ें ली गई थी। अब उसमें एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया तो उस संविधान सभा के द्वारा इस अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में उठा करके शामिल कर लिए गए। इस कारण से भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। अब इस अधिनियम के तहत भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ का मतलब ये हो गया कि पहले जो था वो भारत छोटे छोटे राज्यों में क्या था, बटा हुआ था, जिसे प्रांत होते थे, छोटे छोटे प्रांत होते थे, चीफ कमिश्नरी होता था। तो इन सारी चीज़ों को क्या कर लिया गया, एक करके क्या नाम दे दिया गया, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। उसके बाद से आपका इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके संबंध में संविधान में हम लोग आगे पढ़ेंगे और वो आगे आप लोग जानते होंगे कि संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12, और उसी 12 अनुसूची में आपकी एक 7वीं अनुसूची है और इसी 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। और इस केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन में 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियों का निर्माण किया गया है, तो 3 सूची। एक है आपका संघ सूची, दूसरी है आपका राज्य सूची और तीसरी है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जब आपका शेड्यूल या अनुसूची वाला टॉपिक चलेगा, डिटेल चलेगा, तब इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता है कि संघ सूची में कौन कौन विषय शामिल हैं, कितने विषय शामिल हैं, राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है, और उन विषयों से उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है कि पुलिस किस सूची का विषय माना जाता है, समवर्ती सूची जो है इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो ये सभी क्वेश्चन एक तरीके से इस 7वीं अनुसूची से रिलेटेड है, जिसको जब शेड्यूल या अनुसूची का चैप्टर चलेगा तब इसमें मैं बता दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति को अलग अलग बांट दिया गया। कुछ शक्तियाँ राज्य को दे दी गई और कुछ शक्तियाँ आपका केंद्र सरकार को दे दी गई। उसके बाद से इसी अधिनियम के तहत राज्यों में, मतलब उस समय 11 प्रांत थे और 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। अब जैसे आज के समय में द्विसदनात्मक वाले राज्य कौन कौन से हैं, कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं होगा कि द्विसदनात्मक क्या है। कुछ लोगों को ये क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द्विसदनात्मक। तो ये द्विसदनात्मक का मतलब 2 सदन, द्विसदनात्मक का मतलब मैं ये आज की वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ। द्विसदनात्मक का मतलब आपका हो गया विधान परिषद और आपका विधान सभा, विधान परिषद और विधान सभा। ठीक, तो भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर वर्तमान में द्विसदन या 2 सदन काम करता है। तो वर्तमान में 2 सदन वाले राज्य का जब स्टेट गवर्नमेंट आएगा तो इसको और डिटेल बताऊंगा। और इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है कि द्विसदनात्मक वाले राज्य यूपी में आम बिकते हैं, यूपी में आम बिकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेटिकल अक्षर हैं उन अल्फ़ाबेटिकल अक्षरों से किसी न किसी राज्य का नाम निकलेगा। यूपी से अपना उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक और ते से आपका क्या हो गया, तेलंगाना।
तो इस तरीके से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। अब उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे और 11 प्रांतों में से कुल कितने प्रांतों में लागू की गई? 6 प्रांतों में लागू की गई। अगर आज के समय की स्थिति पूछता है कि भारत के कुल कितने राज्यों में 2 सदन काम करता है, तो 1 2 3 4 5 6, और इसका ट्रिक क्या निकल करके आ गया? यूपी में आम बिकते हैं। ठीक, उसके बाद से इस अधिनियम के अंतर्गत आपका आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और वो स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इस अधिनियम के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना की गई। उसके बाद से आपका अगला पॉइंट आ जाता है कि इस अधिनियम के तहत आपका संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय का मतलब क्या हो गया? तो थोड़ा सा हम लोग और बैक में चलते हैं। बैक का मतलब कि हमने आपको पढ़ाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में किसकी स्थापना की गई थी? तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक, और इसको हमने बताया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं करता था। ये किसके अंडर में काम करता था? तो ये आपका प्रीवी काउंसिल के अंडर में काम किया करता था। और इसी अधिनियम के तहत, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपका प्रीवी काउंसिल के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया और भारत का सबसे बड़ा न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में कौन अस्तित्व में आया? सुप्रीम कोर्ट। आपका एक तरीके से मुख्य रूप से यही क्वेश्चन उठता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। थोड़ा सा रिफ्रेश हो लीजिए कि ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी, इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ये भी हमने आपको बताया था। तो उस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या आपका 3 था, जिसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी जो थे वो अन्य न्यायाधीश के रूप में शामिल थे। जिसमें आपका मुख्य न्यायाधीश हमने किसको बताया था? एलिजा इम्पे को। उसके बाद से वो था लिमेस्टर, उसके बाद से वाइट। तो एलिजा इम्पे, लिमेस्टर और वाइट, यानी कि कुल कितने न्यायाधीशों से मिलकर गठित था? 3। अब यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा उठता है कि जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन उठा हुआ है। और ये आपका अगर प्रीवियस ईयर का पेपर, एसआई का पेपर 2017 का देखेंगे, तो उसी एसआई के 2017 के पेपर में ये पूछा था कि संघीय न्यायालय, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उस समय इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? इसका सीजे यानी कि चीफ जस्टिस। ठीक, तो यही क्वेश्चन एसआई में था कि जब 1935 अधिनियम के तहत आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आया था मैरिस गुएयर। मैरिस गुएयर। ठीक, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश मैरिस गुएयर, और 1773 के अंतर्गत जो स्थापना की गई उसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से जो भारत था वो भारत कई प्रांतों में मिला करके बंटा हुआ था, तो उसमें कुछ चीज़ें इसमें की गई। जैसे सिंध प्रांत था, तो वो सिंध प्रांत किसके अंतर्गत हुआ करता था? बम्बई के साथ जुड़ा हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत सिंध को बम्बई से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा एक हुआ करते थे, इन दोनों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। बर्मा जो आज के समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और ये बर्मा देश जो है वो किसके अंतर्गत था? भारत के अंतर्गत था। और इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब अगला अधिनियम आपका कौन सा है?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक। और 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे, ठीक। ये जो क्लीमेंट एटली बने, ये किस सन में बने थे? 1945 के आसपास ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कभी कभार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी से रिलेटेड थे या किस पार्टी से संबंधित थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से संबंधित थे। इसके पहले का जो प्रधानमंत्री था, मतलब इसके क्या हो गया? पूर्व। और इसके पूर्व जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे आपके चर्चिल। और ये किस पार्टी से रिलेटेड थे? तो ये आपके थे कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो उन क्लीमेंट एटली के पहले ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उस सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना था? विंस्टन चर्चिल। और यही चर्चिल है जिसने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर कह करके संबोधित किया था। उसके बाद से, चर्चिल के बाद से जब ब्रिटेन में नया चुनाव हुआ तो उस नए चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार आई और उसमें ब्रिटेन के पीएम बने क्लीमेंट एटली। और इन्होंने घोषणा किया कि जून 1948 के पहले मैं भारत को क्या कर दूंगा? आज़ाद कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पे हमने एरो मार्क करके बताया है कि जून 1948 के पूर्व भारत को इन्होंने स्वायत्तता प्रदान करने का वादा किया या स्वतंत्र करने का वादा किया। जब स्वतंत्रता की बात होने लगी तो इसके पहले का थोड़ा बहुत हमने बताया ही था कि आपका मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना की गई थी। शायद इसको हमने बताया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1909 के तहत। और 9 में आपका, जैसे कि 9 के पहले आपका बंगाल विभाजन हुआ था और उसी बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। और इसी मुस्लिम लीग पार्टी द्वारा किसकी मांग की गई? भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इसके पहले भी ये शुरू से ही अपने अलग पाकिस्तान की मांग करते थे या अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते थे, जिसको आधुनिक इतिहास में एक है आपका मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। और उसी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन को हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। तो मुस्लिम लीग शुरू से ही एक अलग राष्ट्र की मांग करती थी कि भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो फिर इस अधिनियम के तहत भी मुस्लिम लीग क्या थी? रिगिड हो गई और वो भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण की बात करने लगी। तब जा कर के, चूँकि अंग्रेज़ों का शुरू से ये नीति रही कि फूट डालो और राज करो, मतलब हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद पैदा करते रहो और आपस में लड़ाते रहो और अपने राज करते रहो। तो यही मंशा लास्ट टाइम में भी इन लोगों ने उजागर कर दिया। और 3 जून 1947 को, उस समय इस अधिनियम के तहत आपके भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी गई। और जब विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी गई तो इसे 18 जुलाई 1947 को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया कि भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण होगा। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का उदय हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींच दी गई, जिसे सर रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जब पाकिस्तान का उदय हुआ तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तथा प्रधानमंत्री के रूप में कौन हुआ? तो पहले जो प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के वो थे आपके लियाकत अली, लियाकत अली। उसके बाद से इस तरीके से 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का उदय हुआ तो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में लियाकत अली बनाए गए। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रथम पीएम कौन बना था? तो प्रथम पीएम के रूप में JL नेहरू हुए।
इस पर एक क्वेश्चन पूछ चुका है आपका एसएससी जीडी, ठीक। एसएससी जीडी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलाया, ठीक। तो चूंकि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, और इसी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को क्या किया गया, शपथ दिलाया गया। शपथ अब किसने दिलाया, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक। अभी जब हम लोग संविधान के निर्माण के संबंध में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसी गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को, और उसकी जगह पे कौन काम करता था। तो जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर राष्ट्रपति पद का उदय किया गया। यानी कि आपके जो प्रधानमंत्री थे तो उस समय राष्ट्रपति पद का उदय नहीं हुआ था, उसकी जगह पे गवर्नर जनरल का पद काम करता था। और तो उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, और इसी के द्वारा आपका जवाहरलाल नेहरू को शपथ प्रदान की गई। देखिए, अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और भारत को आज़ाद भी करा दिए, ठीक। अब जब भारत आज़ाद हो गया तो पहले कैबिनेट की स्थापना की गई। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। जैसे जब हम लोग संविधान में पढ़ना शुरू करेंगे तो मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। मंत्री परिषद, और वो जो मंत्री परिषद शब्द का अगर नाम आता है, ठीक, तो ये मंत्री परिषद का गठन 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर होता है। पहला आपका हो गया कैबिनेट मंत्री, और दूसरा आपका हो गया राज्य मंत्री, और तीसरा हो गया आपका उप मंत्री। राज्य मंत्री और तीसरा आपका हो गया उप मंत्री। तो इस तरीके से अगर मंत्री परिषद शब्द का नाम लिया जाए तो उस मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक आपका कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री के रूप में काम करता है। तो इस कैबिनेट मंत्री की श्रेणी में जो भी मंत्री शामिल होते हैं या जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं वो अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं। वो अपने विभाग के क्या होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, ठीक। राज्य मंत्री की श्रेणी में जो भी व्यक्ति शामिल होता है वो कैबिनेट मंत्री की सलाह पर काम करता है। कैबिनेट मंत्री के सलाह पर जैसे कि आपका 2014 लोकसभा के चुनाव के संबंध में बात कर लेते हैं कि 2014 में जब आपका इलेक्शन हुआ था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो 2 व्यक्तियों को रेल विभाग दिया गया था। रेल मंत्रालय या रेल विभाग 2 व्यक्तियों को दिया गया था, और इस 2 व्यक्ति में आपके कौन कौन थे, तो एक थे आपके पीयूष गोयल, पी फॉर पीयूष गोयल, और दूसरे आपके थे मनोज सिन्हा। तो इस तरीके से 2 लोगों को क्या दे दिया गया, रेल विभाग दे दिया गया। और इस रेल विभाग में जो पीयूष गोयल थे इनको किस कैटेगरी में शामिल किया गया, तो इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। इनको किस रूप में शामिल किया गया, तो राज्य मंत्री के कैटेगरी में शामिल किया गया। अब यहाँ पर पीयूष गोयल जो हैं वो अपने विभाग से निर्णय लेने के लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं। सर्वे सर्वा बोले तो सब कुछ, मतलब पीयूष गोयल रेल से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब अगर मनोज सिन्हा को रेल से संबंधित कोई डिसीजन लेना होता तो फिर वो किसकी सलाह पर कार्य करते, तो पीयूष गोयल की सलाह पर। तो उसी तरीके से आपका उप मंत्री है, और उप मंत्री जो होते हैं इस श्रेणी में जो भी शामिल होता है वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है, कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। तो इस तरीके से मंत्री परिषद जो थी वो वर्तमान में 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर गठित हुई है। तो उसी तरीके से जब भारत आज़ाद हुआ तो इस आज़ादी में जो पहला कैबिनेट बनाया गया उसमें आपके कुछ पदों को या कुछ विभागों को, व्यक्तियों को डिवाइड किया गया और वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किया करते थे। इस पे भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आ चुका है कि भारत का पहला रेल मंत्री कौन हुआ, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला
कानून मंत्री कौन हुआ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम और विभागों के बारे में हम बताएंगे जो कैबिनेट की श्रेणी में शामिल थे। ठीक। अब जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, तो जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद दिया गया, तो पीएम का पद दिया गया, प्रधानमंत्री का पद दिया गया। उसके साथ साथ ये अपने पास विदेश मंत्रालय भी रखे थे, यानी कि ये क्या हो गए, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय दोनों विभाग देखते थे। उसके बाद से वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इनको क्या बनाया गया, उप प्रधानमंत्री। उसके साथ साथ इनको गृह मंत्री का भी पद दिया गया, गृह मंत्री। चूँकि भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि आपके वो वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन गांधी जी की बड़ी इच्छा थी कि नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो बाद में वल्लभ भाई पटेल और गांधी के बीच एक तरीके से बातचीत हुई और उसमें गांधी जी ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। तो वल्लभ भाई पटेल उनका काफ़ी सम्मान करते थे, उनकी बातों को ना नहीं कर सकते थे। तो जब गांधी जी ने इस तरीके का प्रस्ताव रखा तो ये कहे कि चलिए ठीक है, जब आपकी इच्छा है तो हम आपकी इच्छा का अनादर होने नहीं देंगे। और उसके बाद से गांधी ने कहा कि मैं तुमको उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद अगर दूसरा कोई कैबिनेट में बड़ा पद होता है या दूसरे नंबर का पद होता है तो वो होम मिनिस्ट्री का ही पद होता है। तो इस तरीके से वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। उसके बाद से आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, पहले शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में कार्यरत हुए। आर.के. षणमुखम जो हैं, ये आपके प्रथम वित्त मंत्री बने थे, प्रथम वित्त मंत्री। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर यानी कि भीमराव आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला विधि मंत्री या कानून मंत्री का पद दिया गया। उसके बाद से जगजीवन राम, और इस जगजीवन राम को श्रम मंत्री का पद दिया गया, लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री। और बलदेव सिंह जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने, पहले रक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो ऑलरेडी कौन बन चुका है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री बने। और पूरे कैबिनेट में और भी 2-4-10 लोग होंगे, लेकिन हम यहाँ पे मुख्य की चर्चा किए हैं। तो पूरे कैबिनेट में एकमात्र महिला के रूप में शामिल व्यक्ति कौन था, तो वो थी श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। और इनको जो कैबिनेट में शामिल किया गया वो कौन सा विभाग दिया गया, तो स्वास्थ्य मंत्री का विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय प्रदान किया गया। तो इस तरीके से ये आपका स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट मंत्रालय है, जिस पे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसे प्रदान किया गया, कौन आसीन हुआ। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस तरीके से आपका संविधान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपका प्रमुख अधिनियम की चर्चा हो गई, जो और उस अधिनियम के बाद से भारत को हमने आज़ाद करा दिया। आज़ाद कराने के बाद से प्रथम कैबिनेट का गठन भी कर दिया। अब इसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, और उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग शुरू करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की गई थी, और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसके लिए गठन किसके द्वारा किया गया। उसके बाद से जब संविधान सभा का गठन हो गया तो प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, इस तरीके से अंतिम बैठक तक पहुंच करके हम लोग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बना करके तैयार कर देंगे। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि 2 वर्ष
तक हम इस संविधान को हम लेकर के चलेंगे। तो जब संविधान सभा का गठन होगा तब उसके बाद से हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए संविधान को बना करके तब फिर उसके बाद से चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड, मूल अधिकार भाग 3, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4, 4 क FD फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद से 5 में हम लोग पहुंच जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद से आपका उपराष्ट्रपति, ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे के चैप्टर को हम लोग व्याख्या करते हुए निकलेंगे।